कौन ढाई चाल चलेगा, कौन सीधा मारेगा, साइकिल तेज भागेगी या हाथी दांव मारेगा, हाथ चलेगा या कमल फिर खिलेगा। शह तो सब देते हैं मगर शह और मात जो देगा वही बनेगा यूपी का सुल्तान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव, 14 प्रधानमंत्रियों में 8 प्रधानमंत्री देने वाला सूबा, भारत की सबसे बड़ी विधानसभा, 403 विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसने सरकार बनाने में हमेशा से केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि 80 सांसद यूपी से आते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश पर केंद्र की पूरी नजर होती है और बीजेपी भी वैसा ही कर रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और अभी तक ऐसा बहुत कम हुआ है उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल में हाथ लगाता हो। क्या योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल यानी कि 2022 के चुनाव जीतेंगे या फिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता को फिर संभालेंगे या फिर मायावती उत्तर प्रदेश की बनेंगी मुख्यमंत्री? इन सब के बीच एक बात तो तय है कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव चलने के लिए तैयार हैं। बिहार के भी मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी की शुरुआत कर दी है। उधर ओवैसी की भी नजर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर टिकी है। बीजेपी काशी, मथुरा और अयोध्या, राम मंदिर, इन सब मुद्दों की तैयारी के साथ जंग में कूदने वाली है। कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मोहताज बनकर उनकी बैसाखी पर खड़ी है, जो कि खुद बहुत कमजोर नजर आ रही है। क्या यूपी में इस घमासान में सच में कोई घमासान है या फिर योगी आदित्यनाथ की ट्रैफिक के सिग्नल पर ग्रीन लाइट जली है सीधा दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाने का? इन सब बातों को आज हम चर्चा में लाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है, वहीं दलित करीब 21%। यादव की बात करें तो 9% यादव उत्तर प्रदेश में है, जहां पर पिछड़ी जाति से करीब 31% यानी कि 31% लोगों की आबादी है। अब इन सब को अगर देखा जाए तो सबकी नजर जाति की राजनीति पर शुरू हो चुकी है। अब योगी आदित्यनाथ जो कि ठाकुर हैं, बीजेपी ने अभी हाल में योगी आदित्यनाथ को केंद्र बुलाया था और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जेपी नड्डा से भी हुई, गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई। ऐसे उस समय कयास लग रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ नसीहत देने के लिए बुलाया गया है। मगर जो भी हो, एक रणनीति तो जरूर बनी होगी, एक रणनीति तैयार भी हुई होगी। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां पर मायावती ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। अगर गठबंधन की बात, बड़ी पार्टी की बात हो तो सीधी सी बात है कि उनका इशारा कांग्रेस की तरफ ही है, क्योंकि पिछली बार यानी पिछले चुनाव में जब अखिलेश यादव की बुरी तरह हार हुई थी तो अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठिकरा कांग्रेस के सिर पर बांधा था। अब अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती तो वो मायावती हैं, वो अकेले शायद चुनाव लड़ें, अभी तक के बात से तो यही लग रहा है। मुकेश सहनी भी मैदान में कूदे हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है और खासकर केंद्र में बीजेपी सरकार से उनका मुद्दा है कि जो उनकी निषाद समुदाय है, उनका जो
जाति का जो समुदाय है वो उसके लिए शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन चाह रहे हैं, जबकि उन्हें बिहार और यूपी में बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मिला हुआ है। और शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन के लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेवार होती है। इन सब बातों में जो अहम बात है वो ये कि क्या यूपी की राजनीति में इस बार कोई बदलाव होने जा रहा है। अभी तक की जो स्थिति और जो परिस्थिति नजर आ रही है वो एक बात तो साफ कर रही है कि कांग्रेस की दावेदारी कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस अगर अखिलेश यादव के साथ मिलकर किसी गठबंधन, बड़े गठबंधन को अगर नहीं करती है तो फिर बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा यूपी में नजर नहीं आ रहा है जिसकी बदौलत यूपी में बीजेपी को टक्कर दे सके कांग्रेस। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव अपने 9% उनका जो यादव वोट है और मुस्लिम वोट करीब 17% है, जो पिछली बार ऐसा कयास लग रहे थे कि मायावती की वजह से बढ़ गया था। इस बार ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव की तरफ मूव कर सकता है और जो यादव है उनका तो चांस है ही कि वो 9% वोट अखिलेश यादव को मिले। अगर ओवैसी भी मैदान में कूद जाते हैं, जो कि कूदेंगे ही, तो बिहार में जिस तरह उन्होंने 5 सीट जीती और जैसा कि लोगों का कहना है, राजनीतिक जानकारों का, कि 7 से 8 सीट पर ओवैसी ने महागठबंधन को हराने का भी काम किया है। हराने का मतलब यह है कि ओवैसी की पार्टी ने इतना वोट लाया जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। तो अब क्या यूपी में ओवैसी उसी तरह की भूमिका में नजर आएंगे या फिर यूपी के मुसलमान पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की तरह ओवैसी को नजरअंदाज करेंगे और उन्हें खारिज करेंगे? ये सब बातें वक्त तय करेगा। मगर अभी के अंदाज से एक बात जो नजर आ रही है कि यूपी के चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अयोध्या का मुद्दा बहुत जोर पर लाएगी, क्योंकि अयोध्या का अब तो मुद्दा नहीं कहा जाएगा, अब तो राम मंदिर निर्माण की जो बात है वो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार में उसका इस्तेमाल भी करें। जैसी की जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी भी जाने वाले हैं। उनका वहां वो सांसद, उनका लोकसभा का वो क्षेत्र भी है। तो बीजेपी अपने रणनीति और हिंदुत्व के जरिए चुनाव मैदान में पकड़ बनाएगी और अखिलेश यादव भी अभी तक कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि उस लेवल पर एक्टिव हैं जैसा उन्हें होना चाहिए था। मगर एक बात जो अभी मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि एनडीए के आगे महागठबंधन और तेजस्वी यादव बहुत फीके पड़ रहे हैं। और कहीं से भी अगर चुनाव से सिर्फ 3 या 4 महीने पहले की बात की जाए तो ऐसे कयास लग रहे थे कि महागठबंधन किसी भी हालत में एनडीए का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मगर चुनाव का वक्त आते आते इस तरह तेजस्वी यादव ने रैलियां की और इस तरह से आम लोगों से जुड़े और खासकर युवाओं का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी और नौकरी देने का एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस मुद्दे के जरिए वो हर एक युवा कि न सिर्फ दिमाग में बल्कि दिल तक उनके लिए जगह बना चुके थे खुद के लिए। युवाओं के न सिर्फ जुबान पर था तेजस्वी यादव का नाम, बल्कि चुनाव में यह साबित भी हो गया कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद बनकर सामने आई, जबकि कैबिनेट के सारे मंत्री करीब करीब जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो सब तेजस्वी यादव वर्सेस ऑल था। और तेजस्वी यादव ने अकेले वो कर दिखाया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। तो यहां पर क्या अखिलेश यादव उस तरह की भूमिका में नजर आएंगे? अखिलेश यादव भी ठीक वैसे ही हैं जैसे लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, वैसे ही मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हैं। जबकि तेजस्वी यादव अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उप मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, वो भी करीब करीब 1.5 साल। मगर अखिलेश यादव ने पूरा एक अपना पीरियड 5 साल का गुजारा है बतौर यूपी के मुख्यमंत्री। तो क्या उन्होंने अपना कोई मुद्दा तैयार किया है? अभी तक ये सारी चीजें
प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रही है। नजर जो आ रहा है वो सिर्फ यही आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, जो कि एक ठाकुर है और उनके पास भी अपना वोट 7 से 8% है। और उनकी पकड़ इस बात पर अभी तक नजर आ रही है कि जो यूपी के चुनाव के ट्रैफिक है उसमें अभी तक योगी आदित्यनाथ को ग्रीन सिग्नल ही दिख रहा है, क्योंकि कहीं भी कोई भी वैसा दावेदार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वही कहीं तेजस्वी यादव की तरह अखिलेश यादव भी आखिरी वक्त में मैदान मारने का के फिराक में हो या ना हो, ये तो वक्त तय करेगा। मगर जमीन पर जिस तरह से उन्हें नजर आना चाहिए था, मुलायम सिंह जिस तरह की राजनीति किया करते थे, वैसा ग्राउंड अभी तक अखिलेश यादव नहीं बना पा रहे हैं। इन सब हालात को देखते हुए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मगर एक बात जो साफ नजर आ रही है वो ये है कि ओवैसी की एंट्री यूपी में जो होती है वो मुसलमानों का वोट कितना काटती है, इस पर भी अखिलेश यादव की जीत और हार का फैसला हो सकता है। क्योंकि मुसलमान का वोट अगर ओवैसी से नहीं कटता है तो फिर वो सीधा सीधी अखिलेश यादव को मिलना लगभग तय नजर आता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा दावेदार नहीं है जिसको मुसलमान वोट देगा। मुसलमानों का वोट जो कि करीब 17% है, यादव का वोट 9% है। अब दलित पर नजर है सबकी, पिछड़े पर नजर है सबकी, और शायद यही वजह है कि कैबिनेट में भी मोदी सरकार 30 अगर शामिल करने जा रही है मंत्री को, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 ओबीसी के मंत्री होंगे। तो ये सारी बात वक्त के साथ तय होगा। मगर फिलहाल योगी आदित्यनाथ के लिए ग्रीन सिग्नल दिख रहा है और अब देखना है कि रेस में एक्सेलरेटर दबाते हुए तेजस्वी यादव की तरह अखिलेश यादव भी क्या रफ्तार बढ़ाते हैं। मायावती उतनी रफ्तार में नजर नहीं आ रही हैं और उनकी उम्र भी अब इतनी हो गई है कि अब वो युवाओं के बीच के रेस में शायद उतनी कारगर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाली उम्मीदवार ना भी साबित हो सकती हैं। मगर जो दावेदारी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में होगी, यही मुख्य दावेदारी नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस बहरहाल बहुत ही कमजोर दिख रही है। केंद्र में जिस तरह की राजनीति है वो तो है, मगर यूपी में कहीं से भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर यह भी एक सवाल होगा कि एनडीए के गठबंधन के आगे एक और अहम बात जो मैं कहना है मुझे, वो ये है कि जदयू के महामंत्री केसी त्यागी ने जिस तरह की बात की थी कि करीब 200 सीट पर जदयू चुनाव लड़ेगी, तो फिर भी जदयू की कोई ऐसी पकड़ यूपी में नजर नहीं आती है। लेकिन अगर एनडीए में फूट हो जाती है तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होता है? अखिलेश यादव कितना इसका फायदा उठा पाते हैं? कांग्रेस क्या रुख अपनाती है? ये सब बात एक गुत्थी की तरह अभी है जो धीरे धीरे परत बाय परत वक्त के साथ सुलझेगी। क्योंकि फरवरी या मार्च में जब चुनाव होने होंगे, तब तक का वक्त जब नवंबर पार करेगा तो डायरेक्शन समझ में आएगा और तब यह फैसला करने में आसान होगा कि कौन बनेगा यूपी का सुल्तान। मगर फिलहाल एक ही बात, जो जीता वही सिकंदर और जो देगा शाह और मात वही बनेगा यूपी का सुल्तान। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपना कमेंट करें, हमें सुझाव दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।